नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम जो साइंस के आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं, उसमें आज जो हम जिस क्लास को देखेंगे वो है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। इससे पहले हमने कोशिका के बारे में अध्ययन कर लिया था। सेल जो शब्द है वो सेलुला से बना, उसका मतलब है छोटा कमरा। और अब हम उस छोटे कमरे के बीच में दीवार खींचेंगे, और जब दीवार खींचेंगे तो कमरा जो है एक की जगह दो में डिवाइड हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है। वह जैविक प्रक्रिया जिसमें कोशिका, जो पुरानी कोशिका है, वो विभाजित होती है और एक से अधिक नई कोशिकाएं बनाती है, वह प्रक्रिया जो है, वह जैविक क्रिया जो है कोशिका विभाजन कहलाती है। सबसे पहले 1855 ईस्वी में विरचो नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस विभाजन के बारे में बताया था। तो आइए देखते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन है क्या? तो जैसे कि हमने भी बात करी थी, कोशिका विभाजन में हमने एक जैविक प्रक्रिया की बात करी। एक जैविक प्रक्रिया है कोशिका विभाजन, और जिसमें दो या दो से अधिक कोशिकाएं बनती है। ये कोशिका विभाजन जो है, इसका सबसे पहले इसके बारे में जानकारी देने वाला जो वैज्ञानिक था वो था विरचो, और इसने 1855 के अंदर कोशिका विभाजन के बारे में बताया था। और इसमें पुरानी जो कोशिका है, उस पुरानी कोशिका से क्या बनती है? नई कोशिका निर्मित होती है। नई कोशिका निर्मित होती है, या कोशिकाओं का क्या होता है? विभाजन होता है, जिसे सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। कोशिका जो विभाजन है वो कितने प्रकार से कोशिका विभाजित होती है? तो इसके कितने प्रकार हैं? तो इसके 3 प्रकार हैं। पहले प्रकार का जो विभाजन है वो असूत्री विभाजन है। असूत्री विभाजन जो है वो निम्न जीवों में हम देख सकते हैं, निम्न श्रेणी के जीवों में हम देख सकते हैं। दूसरे प्रकार का जो विभाजन है वो समसूत्री विभाजन है। आगे हम देखेंगे इसमें समसूत्र यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या बनी रहती है? गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। तो वह विभाजन क्या कहलाता है? समसूत्री विभाजन कहलाता है। तो ये जो समसूत्री विभाजन है ये जीवों की कायिक कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में। आगे तीसरे प्रकार का जो विभाजन है वो है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को अर्धसूत्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या विभाजन के बाद आधी रह जाती है। समसूत्री में विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में विभाजन के बाद जो संख्या है गुणसूत्रों की वो आधी रह जाती है। यानी अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में गुणसूत्र है 46, और अगर समसूत्री विभाजन होगा तो विभाजन के बाद गुणसूत्र 46 ही बने रहेंगे। लेकिन यदि हम अर्धसूत्री की बात करें तो विभाजन के बाद में गुणसूत्रों की संख्या रह जाएगी 23। ये दोनों में बेसिक अंतर है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो लैंगिक कोशिकाओं में होता है, लैंगिक गुणसूत्र। ये 3 प्रकार के विभाजन होते हैं, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। असूत्री जिसे हम एमाइटोसिस के नाम से जानते हैं, समसूत्री को माइटोसिस और अर्धसूत्री को मियोसिस के नाम से हम जानते हैं। तो ये आपको कई बार ये इंग्लिश नाम भी, माइटोसिस में गुणसूत्र की संख्या होती है विभाजन के बाद, मियोसिस ये नाम भी मिल सकता है। थोड़ा सा आप इस पे ध्यान लगाएं, मियोसिस, माइटोसिस एंड एमाइटोसिस। आगे देखते हैं, एक चक्र दिया हुआ है कोशिका का। कोशिका का एक चक्र दिया हुआ है कि कोशिका किस प्रकार विभाजित होती है। ये चक्र अगर माइंड में बैठ गया आपके तो पूरी क्लास आपके समझ में अच्छे से आ जाएगी। ये कोशिका साइकिल अगर आपके दिमाग में नहीं बैठा तो आप इस पूरे क्लास के दौरान कंफ्यूज रहोगे। और मैं इसीलिए इस डायग्राम को आपको मेंशन या डायग्राम इसीलिए लिया हमने, कौन सा चरण चल रहा है, क्या आएगा, इसके लिए बहुत जरूरी है। ये जो विभाजन का कोशिका चक्र है इसमें आपको 2-3 शब्दावली मिल रही है। सबसे बाहर की ओर अगर हम देखते हैं, सबसे बाहर की ओर एक हमारे को दिख रहा है अंतरावस्था और एक दिख रहा है विभाजन अवस्था। सबसे पहले कोशिका विभाजन को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं कोशिका चक्र की। कोशिका चक्र को 2 रूपों में देख लेते हैं। एक, नंबर 1, विभाजन की क्या होना, तैयारी होना, और दूसरा विभाजन होना। जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा था, सेल्यूला एक कमरा है
और उस कमरे के बीच में हमारे को दीवार खींचनी है और उस हॉल के 2 कमरे बनाने हैं, है ना। तो जब हम उस दीवार को खींचने के लिए जो सीमेंट ला रहे हैं, जो ईंट ला रहे हैं, जो सामग्री ला रहे हैं, जो बजरी ला रहे हैं, वो सारी तैयारी है उसकी। और वो जो भी तैयारी हम कर रहे हैं वो तैयारी जानी जाती है इन अंतरा अवस्था के नाम से। अंतरावस्था, इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेज। क्या कहते हैं भाई? इंटरफेज। ये जो तैयारी है ये 3 चरणों में होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, हम कोशिका विभाजन पढ़ रहे हैं और उस कोशिका विभाजन के अंदर हम पहले क्या करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए उसकी तैयारी करते हैं और फिर वो काम करते हैं। तो जब कोशिका भी विभाजित होती है तो उसके पहले विभाजन से पूर्व की तैयारी होती है। वो जो तैयारी है वो इंटरफेज के नाम से जानी जाती है, अंतरावस्था के नाम से जानी जाती है। ये तैयारी जो है वो किस नाम से जानी जाती है? इंटरफेज। और ये इंटरफेज जो है 3 चरणों में होता है, G1, S और G2। ये क्या है, कौन सी अवस्था है? कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था है। इसमें कितने चरण बने? 3 चरण बन गए भाई, G1, S, G2। G से शब्द निकलता है ग्रोथ से, वृद्धि। S से निकलता है सिंथेसिस, निर्माण, संश्लेषण। G2 ग्रोथ सेकंड। ग्रोथ का मतलब है पहले कोशिका तेजी से वृद्धि करने लगती है, फिर जो चीजें इसको विभाजित होनी है उसका निर्माण करने लगती है, फिर वापस ग्रोथ होती है। यानी G1, S और G2 ये 3 प्रावस्थाएं हैं और ये किसकी है? ये अंतरावस्था की है। हम देख रहे हैं जब विभाजन होगा तो सबसे पहले कौन सी अवस्था आएगी? अंतरावस्था। सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होगी? अंतरावस्था। कोशिका की तैयारी की अवस्था कौन सी होगी? अंतरावस्था। कितने भागों में विभाजित होगी? 3 चरण होंगे, G1, S और G2। G1 क्या है? ग्रोथ फर्स्ट। S क्या है? सिंथेसिस। और G2 क्या है? ग्रोथ सेकंड। आगे देखते हैं। जब ये तैयारी हो गई, तैयारी में G1, तैयारी के लिए S और तैयारी के लिए G2। S में क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है। ये जो पूरा अपन पाई चार्ट देख रहे हैं लगभग 75% से ऊपर 80-90%, 80% तक तैयारी चल रही है। और फिर विभाजन प्रावस्था, यहां से हम कलर अलग ले लेते हैं थोड़ा, यहां से विभाजन की प्रावस्था चालू होती है जिसे हमने दूसरा भाग कहा था, ये विभाजन वाला। पहला कौन सा? तैयारी। तैयारी जिसे हमने क्या कहा था? इंटरफेज कहा था। 3 उपपार्ट G1, S, G2। ये जो पोर्शन में इसको रेड से कर देता हूं, G1, S और G2, ये वाला हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा पूरा तैयारी की अवस्था है, इंटरफेज है। और इसके अगले भाग में कोशिका विभाजित होना शुरू होगी। इसके अगले भाग में कोशिका विभाजित होना शुरू होगी, याद रह जाएगा। अब वो जो विभाजन के जो चरण हैं, विभाजन के चरण हैं, वो विभाजन के चरण अपने को याद रखने हैं। कोई ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना, आपको छोटी सी बात याद रखनी है। याद क्या रखना है भाई? आपको याद रखना है, यहाँ इसको रफ कर लेते, थोड़ा जगह बना लेते हैं अपन। अपने को याद क्या रखना है? अपने को याद रखना है PMAT। क्या याद रखना है? PMAT। P से अपन ले लेंगे प्रोफेज, पूर्वावस्था। M से लेंगे मेटाफेज, A से लेंगे एनाफेज और T से लेंगे टीलोफेज। ये कौन सी अवस्था हुई? विभाजन की अवस्था। तो कोई ज्यादा ध्यान, बिल्कुल इजी से याद हो जाएगा। विभाजन की अवस्था 4 अवस्थाएं, PM8, 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 ठीक है। 8 से 80 याद रह जाएगा। PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहना, PM8, ठीक है। PM8। P से प्रोफेज। वापस रिपीट करें अपन, विभाजन में, विभाजन की अवस्था में 4 उपावस्थाएं, PMAT। P से प्रोफेज, M से मेटाफेज, A से एनाफेज, T से
टेलोफेज। याद रह जाएगा, कोशिका चक्र में पहले अंतरावस्था, अंतरावस्था के बाद विभाजन की प्रावस्थाएं, 4 उपावस्थाएं। 4 उपावस्थाओं में आपको याद रखना है PMAT। पी से प्रोफेज पूर्वावस्था, एम से मेटाफेज मध्यावस्था, ए से एनाफेज पश्चावस्था, टी से टेलोफेज अंत्यावस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं। PMAT से आपको याद हो जाएगी, 2-4 बार रिपीट करना, हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगी। ये कठिनाई आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी PM8 से। तो यहां जब हम कोशिका चक्र की बात कर रहे थे, तो इस कोशिका चक्र में सबसे पहले हमने क्या की, इसकी तैयारी की और फिर विभाजन की उपवस्थाएं देखी। आगे देखते हैं। असूत्री विभाजन, जैसा कि हमने बात करी थी, ये निम्न प्रकार के जीवों में होता है। और अपन ने 3 प्रकार पढ़े विभाजन के, तो सबसे तीव्र गति से ये विभाजन होता है। तीनों प्रकार के विभाजन में सबसे तीव्र गति से कौन सा होगा, तो असूत्री विभाजन होगा। किसमें होता है, जीवाणु, नील हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ में विभाजन होता है। कौन सा विभाजन की बात है, पहले एमाइटोसिस की बात है, असूत्री विभाजन की बात है। दूसरे प्रकार का जो विभाजन है वो है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, इसको सबसे पहले जंतु कोशिका में देखा था, वॉल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहले 1879 में देखा, और इस प्रक्रिया को माइटोसिस उन्होंने ही नाम दिया। ये जो विभाजन है ये कौन सी कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। अध्ययन की दृष्टि से समसूत्री विभाजन को 5 चरण में बांटते हैं। अगर हम इसे तैयारी का चरण माने तो इसे हम 4 चरण भी इसको बांट सकते हैं। और वो 4 चरण अभी हमने देखे थे, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। PMAT पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। कंफ्यूज नहीं होना, अंत्यावस्था अलग है, अंतरावस्था अलग है। अंतरावस्था सबसे लंबी प्रावस्था है, तैयारी की अवस्था है। अंत्यावस्था अंतिम अवस्था है। तो PMAT आपका काम हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रोफेज, जो पहली उपावस्था उसकी बात करते हैं। अगर हम सेल को देखें तो ये पूरी एक सेल है, इसके अंदर ये केंद्रक है, केंद्रक में ये गुणसूत्र हमारे को दिखाई दे रहे हैं। गुणसूत्र में गुणसूत्री झिल्ली जो है वो धीरे धीरे लुप्त होना शुरू हो जाती है। तारक केंद्रक प्रतिलिपि बनाना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो कई विभाजन होने शुरू हो जाते हैं, ध्रुव बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो वापस प्रोफेज के अंदर हम देख रहे हैं, ये सभी जंतु कोशिकाओं, पादप कोशिकाओं, शैवालों को छोड़कर कुछ में पाया जाता है। इसमें तारक केंद्रक खुद की प्रतिलिपि बनाते हैं और 2 नए तारक केंद्रकों में बढ़ जाता है। ये 2 नए तारक केंद्रक आ गए। कोशिका विभाजन के लिए कौन सा उत्तरदायी है कोशिकांग, तो तारक केंद्रक, ठीक है, तारक केंद्रक। आगे स्पिंडल फाइबरों की श्रृंखला तारक केंद्र के क्षेत्र से निकलती है और नाभिक की तरफ बढ़ती है। ये आगे आगे देखते हैं और क्या क्या होता है प्रोफेज में। अगर हम कवक और शैवालों को छोड़ दें तो ये तारक केंद्र की उपस्थिति के से विकसित होता है। गुणसूत्रों की प्रतिलिपि बन जाती है, छोटे और मोटे होने लगते हैं। प्रतिलिपि का आधा होता है जो सेंट्रोमेर से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बाद के प्रोफेज चरण में नाभिक और नाभिक की झिल्ली भी विखंडित होने लगती है, क्योंकि गुणसूत्र जो है विपरीत ध्रुवों पे जाएंगे, गुणसूत्री झिल्ली लुप्त होएगी। मोटी बात आपको प्रोफेस में ध्यान में रखनी है, गुणसूत्री झिल्ली लुप्त होने लगती है, तारक केंद्रक ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे दूसरी अवस्था हमने वापस बात करी, वापस रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो याद रखना है। PM8, P से प्रोफेज पूर्वावस्था, M से मेटाफेज मध्यावस्था, A से एनाफेज पश्चावस्था, ई से टेलोफेज अंत्यावस्था। ठीक बात। तो दूसरा जो अवस्था है अपनी वो अपन दे रहे हैं हम मेटाफेज। मेटाफेज में और प्रोफेज में अपन अंतर कर पा रहे हैं। ये डायग्राम आपको प्रोफेज का है, गुणसूत्र यहां पर है, केंद्रक झिल्ली यहां पर अभी है लेकिन लुप्त होना शुरू हो गई। लेकिन जब हम मेटाफेज पे जाते हैं तो केंद्रक झिल्ली तो गायब हो चुकी है, केंद्रक झिल्ली गायब हो चुकी है और गुणसूत्र कोशिका के बीच में व्यवस्थित हो गए हैं।
और सेंट्रोमियर से तरकु तंतु जो है वो गुणसूत्रों के बीच में जुड़ने शुरू हो गए। कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं हम? मेटाफेज की। मैंने चित्र भी इसीलिए लिए हैं, चित्र का बनाने का अभ्यास नहीं आपका आना, लेकिन वो आपके डायग्राम इमेजिनेशन में रहेगा तो आपको आसानी रहेगी प्रश्न को हल करने में। कोशिका विभाजन कौन सी अवस्था है? जो गुणसूत्र बीच में मध्य पटलिका पे आ जाते हैं, बीच में से तरकु तंतु जुड़ जाते हैं मेटाफेज के अंदर। कोशिका का केंद्र प्रत्येक सेंट्रोमियर प्रत्येक ध्रुव से स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाए, सेंट्रोमियर का विभाजन होता है और क्रोमेटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। आगे देखते हैं अगला। अगला तीसरा है एनाफेज। मैंने बताया था आपको, वापस मैं रिपीट करूंगा, इतनी बार रिपीट करूंगा आप कंठस्थ कर लोगे, और आप उसको इतनी बार रिपीट करना कि कंठस्थ ऐसा हो कि लाइफ में नहीं भूलो कभी आप। PM8, P से प्रोफेज, M से मेटाफेज, A से एनाफेज, T से टीलोफेज। सबके फेज, फेज यानी चरण, फेज यानी चरण। PM8 नाम भूल जाओ तो PM8 याद रख लेना, काम हो जाएगा। तीसरा चित्र आया है। गुणसूत्र पहले कहां थे? सेंटर में थे। वापस देखो, आप चित्रों की तुलना कर लो, काम हो जाएगा। आप चित्रों की तुलना कर लो। केंद्रक झिल्ली है, लुप्त होना शुरू हुई है। ओके, केंद्रक झिल्ली गायब हो गई, गुणसूत्र सेंटर में आ गए, तरकु तंतु से तारक केंद्र तक जुड़ गए, गुणसूत्र खिंच गए, गुणसूत्र खिंच गए, ध्रुवों की ओर आना शुरू हो गए। जो टेट्राड गुणसूत्र था, यानी इसमें इस शेप में गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर गुणसूत्र जो है वो इस शेप में आ गए हैं। दिख रहा है ये अंतर? तो स्पिंडल फाइबर छोटे होने लगते हैं, ये क्रोमेटिड पर बल डालते हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग बाहर साइड की ओर खींचते हैं। लगातार स्पिंडल फाइबर छोटा होता है, ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, और प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों के एक समान सेट का पाया जाना ये सुनिश्चित करने लगता है। आगे देखते हैं अगला डायग्राम। अगला टीलोफेज में हमेशा वापस PM8 जो भी परिवर्तन अपने प्रोफेज में हुए थे उसका विपरीत किस में होने लगते हैं? टीलोफेज में। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत प्रावस्थाएं रहती है। जो भी परिवर्तन प्रोफेज में हुए वो टीलोफेज में वापस आने लगते हैं कि कोशिका बनानी है, कोशिका वापस निर्मित करनी है, विभाजन हो चुका है ना? विभाजन हो चुका है, उसे पूर्णता प्रदान करनी है। तो यहां पर जो वो कोशिका है वो विभाजित होने लगती है, कोशिका झिल्ली विभाजित होने लगती है। केंद्रक झिल्ली वापस धीरे धीरे निर्मित होने, दिख रहा है, बनी नहीं है, बनना शुरू हो गई है। गुणसूत्र जो है वो पतले होने शुरू हो गए हैं। वापस देखते हैं टीलोफेज। टीलोफेज को हिंदी में कहते हैं अंत्यावस्था। क्या बोलते हैं भाई? अंत्यावस्था। प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। नाम याद रह जाएंगे, 4 फेजेस। विभाजन प्रावस्था के गुणसूत्र पतला होने लगता है, नाभिकीय आवरण बढ़ने लगता है, गुणसूत्री के चारों ओर नाभिकीय झिल्ली बढ़ने लगती है, स्पिंडल फाइबर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ये कौन सी अवस्था थी? टीलोफेज थी। अब जब कोशिका जो है वो केंद्रक जो है, गुणसूत्र जो है वो अलग अलग हो चुके हैं, झिल्ली अलग होना शुरू हो गई है, यानी बाकी सब चीजें हो गई है। अब सामान का बंटवारा करना है। सामान का बंटवारा के हॉल का कौन सा सामान रूम ए में रहेगा और कौन सा रूम बी में रहेगा, यानी अब यहाँ कौन सा विभाजन हो रहा है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जब कोशिका विभाजित होती है तो पहले किसका विभाजन होता है? पहले केंद्रक का विभाजन होता है, और दूसरे नंबर पे कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इस तरह से 2 चरणों में विभाजन होता है। साइटोकाइनेसिस, कोशिका के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजित होना शुरू हो जाता है। मूल कोशिका 2 छोटी एक समान कोशिकाओं में बढ़ जाती है। प्रत्येक संतति कोशिका जो है भोजन ग्रहण करती है, विकसित होती है, विभाजित होती है, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। दोस्तों, कोशिका का केंद्र विभाजित हो गया, कोशिका द्रव्य विभाजित हो गया, ये सारा विभाजन जो है वो किसके अंतर्गत पढ़ा हमने?
समसूत्री विभाजन के अंतर्गत पढ़ा। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। पहली जो है वो है इंटरफेज, इंटरफेज जिसे हम कहते हैं अंतरावस्था, अंतरावस्था। उसके बाद जो है वो है PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये PMAT है। इस प्रकार कायिक कोशिकाओं में विभाजन होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या जो है वो समान बनी रहती है। आगे देखते हैं। संतति कोशिकाओं के संचरण द्वारा उपापचय की निरंतरता को बनाए रखता है। इस तरह से घाव भरना, क्षतिग्रस्त हिस्सों को फिर से बनाने, चिपकली में जैसे पूंछ गायब हो जाती है वापस बन जाती है, ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका शरीर की मरम्मत का काम। लेकिन यह प्रक्रिया अनियंत्रित हो गई, अनियंत्रित अतिवृद्धि ही क्या कहलाती है? कैंसर कहलाती है। समसूत्री विभाजन में यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि गुणसूत्रों की संख्या जो है वो जनक कोशिकाओं के समान ही पाई जाए। ये समान आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं समसूत्र। समान सूत्रण, गुणसूत्रों के सूत्र क्या बने रहेंगे? समान बने रहेंगे। इसीलिए इस विभाजन को क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं।